हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसफार्मर इससे आती महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक नंबर 13 है। तो आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही CBT एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाएगी। इसके अलावा आप ज़रूर प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। जिस भी ईयर से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं और टॉपिक वाइज सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो आइए सभी क्वेश्चन को हम शानदार तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। और आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 13 है और ट्रांसफार्मर से सारे रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। हालांकि इसके ऊपर हम कई वीडियो बना दिए हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप सारे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड वीडियो को देख लीजिएगा, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बात हुई है ट्रांसफार्मर की, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं आपको। ट्रांसफार्मर को हिंदी में जो हम जानते हैं, इसका नाम जो होता है हिंदी में परिणामित्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यह जो होता है स्टैटिक्स डिवाइस होता है, यानी कि स्थैतिक उपकरण होता है या घूमने वाला, इसमें कोई भी पार्ट नहीं होता है। और ट्रांसफार्मर जो होता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर AC पर कार्य करता है, DC पर नहीं, यानी कि ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग करंट पर कार्य करता है। DC इसको सप्लाई दीजिएगा तो इसका वाइंडिंग जल जाएगी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण इस सारे पॉइंट हैं, आप ध्यान में रखिएगा। और एक अच्छा ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी होता है, यानी कि दक्षता, वो 95 से 98% तक होती है। ये भी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। इसकी दक्षता, अगर अच्छा ट्रांसफार्मर होगा तो 95 से 98% तक इसकी दक्षता होगी, ठीक है। इसकी दक्षता अन्य सभी इलेक्ट्रिक उपकरण की तुलना में सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसमें घूमने वाला कोई पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग की बात करें तो इसका रेटिंग जो होती है, यानी कि दक्षता, वो KVA में होती है, अर्थात किलो वोल्ट एम्पियर में। और ट्रांसफार्मर जो है आवृत्ति को नहीं बदलता है, ये भी पॉइंट को ध्यान में रखें। तो महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट थे आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, ताकि मैं बता दिया, ताकि आगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आपको समझने में आसान हो। अब आइए सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन को हम बेहद शानदार तरीक़ा से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार का ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला रिंग कोर ट्रांसफार्मर, दूसरा है राइट कोर ट्रांसफार्मर, तीसरा है सिलिकॉन स्टील कोर ट्रांसफार्मर, चौथा है हवा उन्मुख कोर ट्रांसफार्मर। तो इस 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन जो है B के साथ चला जाएगा। फेराइट ट्रांसफार्मर जो होती है वो उच्च दक्षता के लिए प्रयोग की जाती है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम B के साथ चूज करेंगे। पहला का राइट ऑप्शन B के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 और V1 और माध्यमिक वोल्टेज जो है E2 और V2 के बीच का क्या संबंध है, ठीक है। यानी कि जो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर होती है, यदि उसकी प्राइमरी वोल्टेज E1 और V1 है तो सेकेंडरी वोल्टेज E2 और V2 के बीच क्या संबंध होगा। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दूसरा का राइट ऑप्शन जो है A के साथ चला जाएगा। आइडियल ट्रांसफार्मर में जो इसके बीच का संबंध होगा E1 बराबर V1, E2 बराबर V2, क्योंकि आदर्श ट्रांसफार्मर में पावर समान होनी चाहिए। जितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है उतना ही उसे प्रदान भी किया जाना चाहिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम दूसरा का A के साथ चूज करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है, ठीक है। यहाँ पर कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है ये आपसे पूछा गया। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। पहला दिया है नमी के प्रवेश को रोकता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पे आंतरिक दबाव छोड़ने का अनुमति देता है, ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा इसका ऑप्शन है लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर में विस्तार की अनुमति देता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर D के साथ चला जाएगा, ठीक है। हमारा जो कंजर्वेटर होता है यह भी एक छोटा ऑयल टैंक होता है। इसका अन्य नाम जो होता है एक्सपेंशन टैंक होता है, ठीक है।
जब मेन टैंक में तेल गर्म होता है तो उसको फैलाव के लिए यह जगह प्रदान करता है। और मान लीजिए कि ये छोटा सा कंजर्वेटर टैंक है, एक पाइप के जुड़ा होता है पाइप के द्वारा मेन टैंक से। जब इसमें तेल गर्म होता है मेन टंकी में तो इसी में ऊपर पाइप के माध्यम से चढ़ जाता है, जिससे उसको फैलने में मदद मिलता है। ठीक है। दूसरा, जब कभी मेन टैंक में तेल का थोड़ा बहुत कमी होता है तो इसी से आपूर्ति हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 4 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि को निर्धारण किया जाता है। यानी कि आपसे पूछा गया है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा हम ट्रांसफार्मर में किस लॉस को ज्ञात करते हैं। तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है ताम्र हानि को निर्धारण करने के लिए, वायु हानि को, हिस्टेरिस हानि को, कि भंवर धारा हानि को। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो चौथा का राइट ऑप्शन जो है कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर ए के साथ चूज करेंगे। अगर आपसे ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा पूछता तो यहाँ पर आयरन लॉस होता है, ठीक है। लेकिन आपसे यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट पूछा है तो इसलिए यहाँ पर कॉपर लॉस होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिएगा, आयरन लॉस जो होती है मुख्यतः 2 प्रकार से होती है। आयरन लॉस मुख्यतः 2 प्रकार से होती है। पहला जो होगा आपका वो भंवर धारा हानि, जो कि एडी करंट लॉस कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होगा यहाँ पर हिस्टेरिस लॉस, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ये दोनों दिया हुआ है, ये आयरन लॉस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चौथा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है ट्रांसफार्मर में वोल्टेज प्रतिशत विनियम की गणना करें, ठीक है। यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है। यानी कि आपको यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन का परसेंट होगा वो कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शून्य भार वोल्टेज जो 240 वोल्ट दिया गया है इसे नो वोल्टेज कहा जाता है, नो लोड वोल्टेज। और पूर्ण भार वोल्टेज जो दिया हुआ है इसे फुल लोड वोल्टेज कहते हैं। तो इसकी फार्मूला जो होती है प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन बराबर नो लोड वोल्टेज, ठीक है, माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। ये वाला फार्मूला का आप यूज करके इसे आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देते हैं। 240 है यहाँ पर और ये 220 है पूर्ण भार वोल्टेज। तो नो लोड कितना है, तो नो लोड जो है यहाँ पर 240 वोल्ट है और 240 में से 220 हटा देंगे, इंटू 100 कर देंगे, बटा में जो है फुल लोड वोल्टेज है, तो फुल लोड वोल्टेज जो है कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो इसको बटा में 220 कर देंगे। तो इस तरह से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा यहाँ पर 20 बटा घटाने पर इसका 20 आया है, ठीक ना, बटा यहाँ पर जो दिया हुआ है नीचे फुल लोड वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट इंटू 100। 1 0 से 1 0 कैंसल, 11 दूना के 22, ठीक है। 100 बटा 11 हो गया। जब 100 बटा 11 हो जाएगा तो यहाँ पर 11 से भाग दीजिएगा तो 9.9, जो कि डी ऑप्शन में है। राइट ऑप्शन जो है पांचवा का डी के साथ चला गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। ये नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर में लेमिनेट कोर का उपयोग क्यों करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें ताम्र हानि को कम करने के लिए बिल्कुल गलत है। हिस्टेरिस लॉस कम करने के लिए भी गलत है। मैकेनिकल लॉस तो हो भी नहीं करता है ट्रांसफार्मर में। और जो है भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, तो राइट ऑप्शन जो है छठा का हम डी के साथ चूज करेंगे। ट्रांसफार्मर में लेमिनेट कोर का उपयोग का मुख्य उद्देश्य होता है एडी करंट लॉस को दूर करने के लिए। तो करेक्ट आंसर जो है हम यहाँ पर डी के साथ चूज करेंगे। छठा का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। ट्रांसफार्मर में मैकेनिकल लॉस नहीं होता है, ये भी बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि का क्या है। यानी कि एक आपको ट्रांसफार्मर का चित्र दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि इसमें ट्रांसफार्मर का कौन सा कूलिंग मेथड का प्रयोग किया गया है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 7वां का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। ऑयल नेचुरल कूलिंग मेथड का इसमें प्रयोग किया गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें तेल भरा हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं, आप जानते होंगे इसके बारे में। पहला जो होती है खनिज तेल होती है, और दूसरा जो होता है सिंथेटिक तेल होता है ट्रांसफार्मर। तो ये 2 प्रकार के तेल प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर में। खनिज तेल का सबसे अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, सिंथेटिक तेल का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। खनिज तेल सस्ता होता है और सिंथेटिक तेल महंगा होता है, ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा खनिज तेल का सभी प्रकार के लगभग ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है, जबकि सिंथेटिक ऑयल का केवल सुरंग ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा, अगर फिल्टर तेल का आपको डाइलेक्ट्रिक मान पूछेगा तो 40 kV प्रति mm होता है। 40 kV प्रति mm ये फिल्टर तेल का हुआ। और अनफिल्टर का पूछेगा तो 30 kV प्रति mm होता है अनफिल्टर तेल का। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 7वां का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर यहाँ पर डालने में मिसिंग हो गया, 7 के बाद 8 होता, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 8 कर दीजिएगा, या तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 ही रहने दीजिए। इसको हम आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का सीरियल नंबर से मतलब नहीं है हमको, ठीक है। यहाँ पर 7 में पूछा गया है ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है। तो ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से शर्त होते हैं। हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए जो होती है स्थिर हानि और अस्थिर हानि दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ट्रांसफार्मर का अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए जो शर्त रहेगी, ताम्र हानि जो होगी लौह हानि के बराबर होगी। इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चूज करेंगे। 7 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है ट्रांसफार्मर में बुकल्स रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या क्या होता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले आपको थोड़ा सा बुकल्स रिले के बारे में बता देते हैं, आखिर बुकल्स रिले क्या होती है। बुकल्स रिले जो होती है एक प्रकार का ट्रांसफार्मर का पार्ट होता है, और जब कोई ट्रांसफार्मर में आंतरिक फॉल्ट होता है, आंतरिक दोष उत्पन्न होता है, तो यह अलार्म बजा करके सूचना प्रदान करता है, ठीक है। यह जो होता है कंजर्वेटर तथा मेन टैंक के बीच जो जुड़ने वाला पाइप होता है उसी में यह लगा होता है। इसमें 2 फ्लोटर तथा 2 मरकरी स्विच लगे होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पर 8वां का जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 8वां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। अति भार की स्थिति में यह सक्रिय हो जाता है, यानी कि अलार्म बजा करके सूचना प्रदान करता है जब भी कोई भी ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होता है ओवरलोड के कारण, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 8वां का हम बी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात कम कोर हानि क्यों कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, वर्तमान यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर करंट का जब ट्रांसलेट किया है तो वर्तमान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर होगा करंट। करंट का मतलब कि सिटी का बात हो रहा है। करंट ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों होता है। यानी कि जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो होता है कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों होता है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 9वां का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। पढ़ने की त्रुटि को कम करने के लिए कम प्रतिघात और कम कोर हानि होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे। बात हुई है सिटी की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए आखिर सिटी क्या होता है। सिटी जो होती है करंट ट्रांसफार्मर होती है, जो कि हम इसका उपयोग उच्च धारा के मापन के लिए उपयोग करते हैं। इसको सीरीज में जोड़ा जाता है और यह जो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। 9वां का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है
विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने की त्रुटि को कैसे कम किया जाता है। पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी कि इस ट्रांसफार्मर का उपयोग विभव मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको हम पैरेलल में जोड़ते हैं और यह जो होता है स्टेप डाउन टाइप ट्रांसफार्मर होती है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को। और इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 10वां का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा। अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री को प्रदान करके इसको जो है पढ़ने की त्रुटि को कम किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन 10वां का हम डी के साथ चूज किए। बेहद महत्वपूर्ण है ये सीटी और पीटी ट्रांसफार्मर, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है ऑफ लोड टाइप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड को क्यों काट दिया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए 4 ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है उदासन बिंदु को टैपिंग को विसंयोजित करने के लिए लोड को काटा जाता है, ये गलत है। डाइवर्टर के चलते हुए संपर्क विसंयोजित करने के लिए काटा जाता है, ये भी गलत ऑप्शन है। टू अवॉइड हैवी स्पार्किंग एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, यानी कि संपर्क बिंदु पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए लोड को काट दिया जाता है। तो इसके बारे में हम सोचेंगे, ये सही लग रहा है ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ वाइंडिंग को एक विद्युत अलगाव को प्रदान करने के लिए लोड से काटा जाता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका राइट ऑप्शन जो है 11 का सी के साथ हम चूज करेंगे। ठीक है, संपर्क बिंदु पर भारी स्पार्किंग ना हो, इससे बचने के लिए हम पहले लोड को काट देते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है 11 का हम सी के साथ चूज किए। बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है पावर ट्रांसफार्मर के भाग का नाम क्या है। यानी कि एक पावर ट्रांसफार्मर का भाग दिया हुआ है, जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, और इसको हम किस नाम से जानते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन भी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका पहला जो ऑप्शन है ब्रीदर, ये नहीं है। टाइप चार्जर, ये भी नहीं है। एक्सप्लोजन वेट, ये भी नहीं है। और चौथा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि यह जो है बुकल्स रिले का इमेज है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इसका चित्र जो होता है इस तरह से होता है, जैसा कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ताकि आप अच्छी तरीक़ा से समझ जाइएगा कि ये देखने में इस तरह से होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। 12 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया, बुकल्स रिले। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है 2 ट्रांसफार्मर के समानांतर क्रम संचालन के लिए कौन सा स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। यानी कि आपसे यहाँ पर पूछा गया है 2 समानांतर क्रम में जब ट्रांसफार्मर को हम संचालन करेंगे तो उसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है भार की प्रकृति, तो ये नहीं होगा। फिर टाइप ऑफ कूलिंग, यानी कि शीतलन प्रकार, ये भी नहीं होगा। और कला अनुक्रमण, ये हो सकती है। और यहाँ पर है इस्तेमाल कुचालक श्रेणी, तो ये भी नहीं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तब फेज सीक्वेंस जो होती है इसका संचालन करने के शर्त होती है। तो राइट ऑप्शन जो है हम यहाँ पर फेज सीक्वेंस कालानुक्रम राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे। इसके अलावा और इसका शर्त होती है जैसे कि समान वोल्टेज अनुपात, यानी कि सेम वोल्टेज रेशियो, सेम पोलैरिटी, समान ध्रुवता, और सेम पर यूनिट इम्पीडेंस, यानी कि समान प्रति इकाई इम्पीडेंस। ये सब जो है सारे ट्रांसफार्मर को संचालन करने के लिए कुछ शर्तें हैं। तो ये सारे शर्त को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 13 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 में हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। टोटल इसमें क्वेश्चन जो है 34 है। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। इसका पार्ट 2 में नेक्स्ट आगे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।